हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, तो इसको हम फटाफट से वन शॉट में कवर करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, फिर उसके बाद हम समझेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग और लास्ट में हम कवर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो चलो सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। तो देखो, डायरेक्टिंग वो मैनेजर फंक्शन है जिसमें मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स मतलब एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है और सुपरवाइज करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सकें। बल्कि लोगों को एक्चुअली काम करवाना भी ज़रूरी है और यही डायरेक्टिंग का काम है। आप एग्जाम में डायरेक्टिंग की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। डायरेक्टिंग का मतलब समझने के बाद अब बारी है अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने की जिसका नाम है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो चलो इसको भी हम एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो पहला फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं, पर एक्चुअल वर्क तब शुरू होता है जब डायरेक्टिंग होती है। ये वो फंक्शन है जो बाकी सब फंक्शन को मूवमेंट देता है। दूसरा फीचर है डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, मतलब कि ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है। हर लेवल पे टॉप, मिडल, लोअर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के हर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। तीसरा है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये एक बार का काम नहीं है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, डायरेक्टिंग भी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, क्योंकि सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथा है डायरेक्टिंग डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट। मशीन्स को प्रोग्राम करो, वो काम करेगा, पर लोगों के साथ काम करना एक अलग ही चैलेंज है। हर इंडिविजुअल की अपनी वर्किंग स्टाइल, अपना मोटिवेशन, अपना माइंडसेट होता है और एक इफेक्टिव मैनेजर इन सब को समझकर डायरेक्ट करता है। फीचर्स को समझने के बाद अब बारी आती है ये समझने की कि आखिरकार डायरेक्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो चलो इसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। जिसमें पहला है टू इनिशिएट एक्शन। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज तभी काम स्टार्ट करते हैं जब उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलती है, और डायरेक्टिंग यही इंश्योर करती है कि हर इंसान को पता हो कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, जिससे काम प्रॉपरली शुरू हो जाता है बिना कंफ्यूजन के। दूसरा है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। यहाँ डायरेक्टिंग का रोल होता है सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में ले जाना, मतलब हर एम्प्लॉय अपना काम अलग अलग ना करे, बल्कि सब मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब डायरेक्टिंग सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना भी होता है, और जब उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है तब वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल तक काम करते हैं। लास्ट है फैसिलिटेट चेंज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आते रहते हैं और डायरेक्टिंग हेल्प करता है उन चेंजेस को स्मूथली एक्सेप्ट करने में। प्रॉपर कम्युनिकेशन और लीडरशिप के थ्रू एम्प्लॉयज चेंजेस को ईजिली समझ पाते हैं और उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस को समझने के बाद अब बारी आती है डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स को समझने की, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलो इसको भी हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो देखो, डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप और चौथा है कम्युनिकेशन। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल एलिमेंट से, जिसका नाम है सुपरविजन। ये सुपरविजन एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है। सुपर मतलब ओवर एंड अबव, यानी ऊपर से, और विजन मतलब देखना। तो सुपरविजन का मतलब है ऊपर से देखना, यानी एम्प्लॉयज के काम को क्लोजली ऑब्जर्व करना जब वो अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। पर ये सिर्फ देखना नहीं है, सुपरविजन में इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग और ऑब्जर्विंग भी होता है। जब भी कोई एम्प्लॉय अपना जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपीरियर का काम होता है कि वो इंश्योर करे कि सब कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टिंग के नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जिसका नाम है मोटिवेशन। तो चलो इसको भी हम बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। तो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इंडिविजुअल को काम करने के लिए इंस्पायर और इनकरेज किया जाता है, ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। आप एग्जाम में मोटिवेशन की डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हो कि मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अदर टू डू देयर वर्क थ्रू द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और रिवॉर्ड।
तो चलो डेफिनेशन समझ आ गई, अब हम बढ़ते हैं मोटिवेशन के फीचर्स की तरफ। इसको भी हम एक-एक करके समझ लेते हैं। तो पहला फीचर है मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। मतलब कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, जैसे नीड, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, ये सब अंदर से आ गए हैं। ये चीजें इंसान को एक प्रैक्टिकल मैनर में बिहेव करने के लिए पुश करती है। और क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, इसीलिए इसे फोर्स नहीं किया जा सकता। एक मोटिवेटेड पर्सन खुद अपनी नीड को समझता है और गोल अचीव करने के लिए काम करता है। दूसरा फीचर है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मतलब जब किसी एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलती है तो वो हमेशा एक डायरेक्शन में काम करता है, और गो डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेशन इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय एफिशिएंटली और डिजायर्ड मैनर में परफॉर्म करे। तीसरा फीचर है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मतलब कि हर बार मोटिवेशन पॉजिटिव नहीं होती, कुछ एम्प्लॉयज पॉजिटिव मोटिवेटर्स से इंस्पायर होते हैं, जैसे प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, बोनस, रिकॉग्नाइजेशन। पर कभी कभी मैनेजर नेगेटिव मोटिवेटर्स भी यूज करते हैं, जैसे वार्निंग, डिमोशन, मेमो इशू करना। दोनों का गोल सेम है, एम्प्लॉय का बिहेवियर डिजायर्ड डायरेक्शन में लाना। चौथा फीचर है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मतलब कि मोटिवेशन एक ऐसा टास्क है जो सिंपल दिखता है पर एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग है। किसी को मनी मोटिवेट करता है, किसी को रिकॉग्नाइजेशन, किसी को चैलेंजिंग वर्क। एक मैनेजर को इन सब टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स को समझ के अलग अलग अप्रोचेस यूज करनी पड़ती है, और यही कॉम्प्लेक्सिटी है मोटिवेशन की। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं कि मोटिवेशन प्रैक्टिकली क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके लिए इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं। अब ये इंसेंटिव्स क्या होते हैं? तो इंसेंटिव्स का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या बेनिफिट जो एम्प्लॉयज को रेगुलर सैलरी के ऊपर और बियॉन्ड दिया जाता है, ताकि वो और एफिशिएंटली काम करें और ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स रीच कर सकें। इंसेंटिव्स दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पहला फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स हैं जो मनी के टर्म्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। ये उन एम्प्लॉयज के लिए ज्यादा पावरफुल होते हैं जिनकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स स्टिल एक्टिवेट हैं। इसमें आते हैं पे एंड अलाउंस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। मतलब एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम में ऑफर करना, उसे हम को पार्टनरशिप कहते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पर्क्स, ये सब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम बढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तरफ। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स हैं जो पैसे से रिलेटेड नहीं होते, जैसे स्टेटस, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब इनरिचमेंट और चैलेंजिंग जॉब, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी। ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के एग्जांपल्स हैं। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, जो मोटिवेशन के अंदर आता है। ये थ्योरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। ये थ्योरी टोटल हमें 5 लेवल समझाते हैं। तो चलो इसको एक एक करके समझते हैं। तो पहला लेवल है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये सबसे बेसिक लेवल होता है। इसमें वो नीड्स आती हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे फूड, वाटर, एयर, शेल्टर और रेस्ट। जब तक ये नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती, इंसान किसी और लेवल की नीड पर फोकस नहीं कर पाता। दूसरा लेवल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जब बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, तब इंसान अपनी सेफ्टी और स्टेबिलिटी के बारे में सोचता है, और इस लेवल पर उसे सिक्योर इन्वायरमेंट, जॉब सिक्योरिटी और फ्यूचर सेफ्टी की ज़रूरत होती है। तीसरा लेवल है बिलोंगिंगनेस नीड्स। इस स्टेज पर इंसान सोशल कनेक्शंस और रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देता है। उसे एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप और बिलोंगिंग का फीलिंग चाहिए होती है। चौथा लेवल है स्टीम नीड्स। इस लेवल पर इंसान रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन चाहता है। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और दूसरों से अप्रिसिएशन और स्टेटस पाने की नीड शामिल होती है। पांचवा लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये हाईएस्ट लेवल है। इस स्टेज पर इंसान अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है। ये पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट और अपनी एबिलिटीज को फुली यूज करने से रिलेटेड होता है। तो ये थे 5 थ्योरी, इसको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टिंग के थर्ड एलिमेंट की तरफ, जिसका नाम है लीडरशिप। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार लीडरशिप का मतलब क्या होता है। तो देखो, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान अपने ग्रुप के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनका बिहेवियर चेंज करता है, और उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए अपनी मर्जी से काम कराने पे रेडी करता है। लीडर और फॉलोअर्स के बीच एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप होता है, और लीडर उन्हें कंटिन्यूसली मोटिवेट करता रहता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। अब आप एग्जाम में लीडरशिप की डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हो कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल सो दैट दे विलिंगली
वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब इस लीडरशिप को करने के 3 डिफरेंट स्टाइल होते हैं। पहला ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक और तीसरा फ्री वे। इन सब में हम ये समझते हैं कि लीडर कैसे टीम से डील करता है, कैसे डिसीजंस लेते हैं और कैसे कम्युनिकेट करता है। ये स्टाइल लीडर की पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस और फिलॉसफी पर डिपेंड करता है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टाइल से, जिसका नाम है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इस स्टाइल में लीडर खुद ही सारे डिसीजंस लेता है। वो किसी की बात नहीं सुनता, वो डॉगमेटिक होता है, मतलब अपनी बात पे अड़ा रहता है और कोई उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता। अगर काम अच्छा हुआ तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो पनिशमेंट। यहाँ सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती है, सिर्फ लीडर बोलता है और बाकी सुन के काम करते हैं और पूरी डिसीजंस मेकिंग पावर सिर्फ लीडर के पास होती है। दूसरा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इस टाइम में लीडर अकेला फैसला नहीं करता, वो अपने सब ऑर्डिनेट के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाता है। वो अपनी टीम को इनकरेज करता है कि वो भी डिसीजंस में पार्टिसिपेट करें। वो मानता है कि लोग तब बेस्ट काम करते हैं जब उन्हें खुद अपने गोल सेट करने की फ्रीडम मिलती है। इस टाइम में लीडर दूसरों की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें उनका काम अच्छे से करने में सपोर्ट करता है। और तीसरा है फ्री रेन लीडरशिप। इस टाइम में लीडर पावर का यूज ऑलमोस्ट नहीं करता जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। फॉलोअर्स को पूरी इंडिपेंडेंस मिलती है, वो खुद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ग्रुप मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और अपने इश्यूज खुद सॉल्व करते हैं। लीडर का काम सिर्फ इतना होता है कि अगर टीम को कोई इन्फॉर्मेशन या सपोर्ट चाहिए तो वो प्रोवाइड करे, बाकी सब टीम पे होता है। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टिंग के लास्ट एलिमेंट की तरफ, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। तो चलो उसको भी एकदम आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच अलग अलग तरीके से एक्सचेंज किया जाता है ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके। अब आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इन ऑर्डर टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। मतलब समझ लिया। अब बारी है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझने की, तो चलो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो कम्युनिकेशन भी टोटल 7 प्रोसेस होते हैं। पहला सेंडर। सेंडर वो प्रोसेस होता है जो मैसेज कन्वे करता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस तब शुरू होती है जब सेंडर के माइंड में कोई आइडिया आता है। दूसरा है मैसेज। मैसेज वो आइडियाज, थॉट्स या सजेशंस होते हैं जो सेंडर रिसीवर के साथ शेयर करना चाहता है। तीसरा है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है कि सेंडर अपनी बात को लैंग्वेज, गेस्चर्स या पिक्चर्स जैसे सिंबल्स में कन्वर्ट करता है। इसे हम इनकोडिंग कहते हैं। चौथा है मीडिया। मीडिया वो तरीका या जरिया होता है जिसके थ्रू इनकोडेड मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, जैसे फोन, लेटर, इंटरनेट, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। ये सब मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। पांचवा है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है इनकोडेड मैसेज को समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। छठा है रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज रिसीव करता है और उसे समझता है। सातवां प्रोसेस है फीडबैक। जब रिसीवर मैसेज समझने के बाद अपना रिस्पॉन्स सेंडर को भेजता है, इसे हम फीडबैक कहते हैं। जब रिस्पॉन्स सेंडर तक पहुंच जाता है तब कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जिसके 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो चलो इसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है जो ऑफिशियली एक दूसरे से कनेक्टेड लोगों के बीच ऑफिशियल लेवल पर होती है। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर 2 कम्युनिकेशन आते हैं। पहला डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और दूसरा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन टॉप लेवल से नीचे सब ऑर्डिनेट्स तक फ्लो करती है, उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और इस कम्युनिकेशन में मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। दूसरा है अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब सबऑर्डिनेट्स अपनी इंफॉर्मेशन या वर्क परफॉर्मेंस सुपीरियर को बताते हैं, उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट्स से सुपीरियर की तरफ फ्लो करती है। दूसरा है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पर काम करने वाले 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच होती है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड आपस में अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसी डिस्कस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कम्युनिकेशन पे, जिसका नाम है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के बीच होती है जो ऑफिशियली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। ये सोशल इंटरेक्शन
इंटरैक्शन फ्रेंडली टॉक्स और नॉन ऑफिशियल मैटर्स पर होती है। इसमें इंफॉर्मेशन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेट गैप्स माइंड भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं इस एलिमेंट के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी सेंडर का भेजा हुआ मैसेज रिसीवर तक उसी तरह नहीं पहुंचता जैसे सेंडर ने सोचा होता है, और इस फिल्टराइजेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन को बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये बैरियर्स के 4 टाइप्स होते हैं। पहला सिमेंटिक बैरियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और चौथा पर्सनल बैरियर। तो चलो इसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है जब एक ही वर्ड या सेंटेंस को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, उसे सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। और ये बैरियर सब आते हैं जब मैसेज को वर्ड्स में कन्वर्ट करने और समझने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मतलब किसी भी पर्सन की इमोशनल या मेंटल स्टेट उसकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। जैसे एक गुस्से में या डरा हुआ पर्सन मैसेज को सही से रिसीव नहीं कर सकता, और ये मेंटल स्टेट ही साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाती है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशन और अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। चौथा है पर्सनल बैरियर्स। इसका मतलब है किसी सेंडर या रिसीवर की अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अजम्पशंस या एटीट्यूड जो कम्युनिकेशन के बीच रुकावट डालती है, उसे पर्सनल बैरियर कहते हैं। ये एक इंडिविजुअल की अपनी सोच या बिहेवियर से आते हैं। तो बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।